सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से व्यापार प्रगति की ओर अग्रसर होता है। वह जगह है व्यापार के स्थान को मंदिर की तरह महत्व देना। आजकल ये बहुत कम हो गया। पहले तो भी व्यापार को, व्यापार के स्थान को पवित्र मानना और ग्राहकों को देवता मानना, भगवान मानना, ये सब था। आजकल तो कस्टमर खड़ा ही रहता है बिल लेके और हम हमारे मोबाइल में लगे रहते हैं, बातें करते। अब कस्टमर केयर इतना इम्प्रूव हो गया है, कस्टमर सर्विस इतना इम्प्रूव हो गया है, आप कैश ऑन डिलीवरी की चीज़ मंगाने के बाद भी अगर वो चीज़ आपको डैमेज होके आया है या आपने जैसे बोला वैसा नहीं आया है तो आप रिटर्न भेज सकते हैं, नया मंगा सकते हैं, या उन पर आप केस डाल के शू कर सकते हैं। ऐसे ज़माने में आप जी रहे हो, लेकिन आप अपने आप को टटोलिए। आप किसी कस्टमर सामने खड़े हैं, उस स्थिति में हो, लेकिन जब मोबाइल आता है, आपको मोबाइल कॉल आता है, तो आप मोबाइल कॉल को बाद में इंपॉर्टेंसी दे के कस्टमर को पहले इंपॉर्टेंसी देने वाले सच्ची में ईमानदारी से कितने लोग हो, वो हाथ ऊंचा करो। मैक्सिमम जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देता हूं, मैंने मोहनलाल सुकाड़िया स्टेडियम में उदयपुर में भारत के टॉप 300 बिजनेसमैन को ट्रेनिंग दिया है। वो मैं अधिकार रखता हूं आपसे बात करने। भारत के गिने हुए 300 पैसे वाले अदानी, गौतम अदानी से लेके सबको बैठा के मैंने उदयपुर के मोहनलाल सुकाड़िया ऑडिटोरियम में 3 दिन तक बिजनेस ट्रेनिंग दिया है। गांधीधाम से लेके, कोल्हापुर से लेके, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद के सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरे प्रवचन हुए हैं। वैसे ये साधु शरीर का चोला पहनने के पहले ये शरीर पैदा हुआ ही किसी बनिया घर में था। इसलिए बचपन से व्यापार होता क्या है ये समझने का मेरे मन में ही एक रुचि था। अब हमने 2-3 लोगों से पूछवाया, बच्चे से पूछा, बच्चे ने बोला मेरा रेस्टोरेंट है, भाई ने बोला मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ, चीज़ें बनाता हूँ, तेल, आयुर्वेदिक औषधियाँ, किसी ने बोला मैं गेहूँ कुछ चीज़ें बेचता हूँ। आप एक ध्यान रखिए, आप में कई लोग खाली आज का प्रवचन सुनने आए होंगे, उसमें कई लोग नास्तिक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सब आस्तिक आए हो। आज आप आए हो तो व्यापार की महिमा, व्यापार को डेवलप करने के तरीके समझने आए हो। तो व्यापार को समझने के लिए भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं, लेकिन जो भगवान देते हैं ऐसे मानता हो, या पैसा आता है ऐसे मानता हो, ये दोनों के लिए भी पैसा तो उसके काम से ही आते हैं। जो भगवान को मानता है लेकिन भगवान देते हैं, ये मानने वाले को भी पैसा तो दुकान से ही आता है। भगवान को नहीं मानने वाले को भी पैसा तो दुकान से ही आता है। तो भगवान को मानो मत मानो ये बात की बात, पैसा जहां से आता है वो जगह आपका मंदिर है, वहां से पैसा आ रहा है, ये ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से पैसा आता है, जहां से सब कुछ आता है। लेकिन आज हम देखते हैं, आपको मैं एक सवाल से इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा डीपली बात करता हूं जो आपको समझ पड़े, इसलिए सरलता से बोलना चाहूँगा। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के सीएम मेरे पास आए थे, शिवराज सिंह जी, कुछ मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करने के लिए। तब मैंने अपने दिमाग से जो 600 पेज के गोल्ड परचेस मार्केटिंग के जो मैंने एक इंडेक्स बना के रखे थे, वो 2 भाग 600 पेज के मैंने शिवराज सिंह जी को दिया था। मैंने ऐसे चेक किया था कि बुर्किना फासो और माली जैसे अफ्रीकन कंट्री से अगर सोना भारत का कोई भी राज्य खरीदता है खुद रिफाइनरी डाल के,
तो उस सोने को खरीदने के बाद जो प्रॉफिट होता है, वो मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य अपने नागरिक से 1 पैसा टैक्स लिए बगैर राज्य चला सकता है। वो पूरा मैंने उस इंडेक्स में पूरी व्यवस्था के साथ उस व्यापार के तरीके बताए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बताया था मैंने। उन्होंने वो 2 इंडेक्स लेने के 5वें दिन ही अफ्रीका गए भी, माली, बुर्किना फासो गए भी। लेकिन उसी समय ऐसा कोई दुर्भाग्य हुआ कि माली में अचानक प्रेसिडेंट रूल आया न, ये प्रोग्राम उस समय पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ बात मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगा ये बात कि आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा गिराव आया होगा, कोई उतार चढ़ाव आता होगा। इसका असर आपके दिमाग में कितना होता है, या आप उस पर असर डाल रहे हैं, ये आप जान नहीं पाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ये समझिएगा। जब भी कोई मार्केट में कोई डाउन आता है या तो कंपटीशन आता है, तो आप एक दूसरे व्यापारी मिलके बात करते हो, तो आप जब कहते हो कि भाई आजकल बहुत परेशानी है धंधे में, तो आपको ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये बात करके आपने उस नेगेटिव एनर्जी को कंटिन्यूअसली रिसाइकल किया है। आप ये बात समझ रहे हो मेरी? आप जब भी कोई धंधे की खराबी के बारे में, मंदी के बारे में या उसमें आई हुई परेशानी के बारे में बात करते हो, तो जब भी आप ये बात करते हो जरूर 4 व्यापारी मिलके ही करते हो या दोस्त मिलके ही करते हो। अगर एक राम मंत्र को 1000 बार रटने से राम मंत्र की सिद्धि होती है, तो मेरा काम सही नहीं चल रहा है, इसे 1000 बार रटोगे तो आपका काम सही नहीं चलने की सिद्धि को आप प्रकट करोगे। आप ये ध्यान रखना। सबसे पहले व्यापार शुरू होता है मैं कैसे सोचूं, यहां से शुरू होता है। आप लोग क्या सोचते हो? व्यापार में मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, इससे मेरा व्यापार, कोई भी यही बात बोलेगा कि व्यापार में हमारा कोशिश ही व्यापार को सफलता देता है। आप तो यही तो सोचते हो, लेकिन वो कोशिश तो आपके सोच के कारण शुरू होता है ना। पहले थॉट के रूप में आपका प्लान होता है, फिर वो थॉट आपके कोशिश के रूप में परिवर्तित होता है। तो सफल व्यापारी जानता है मेरे कोशिशों के कारण मेरी सफलता नहीं है, मेरी सही सोच के कारण मेरी सफलता है। अगर सोच गलत हो न उसकी कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अगर सोच गलत है और उस गलत सोच के और आगे बढ़ के कदम बढ़ा के कोशिश करेंगे तो परिणाम क्या होगा? हाँ भैया, वो बोर्ड चाहिएगा यहां, उधर से निकाल के बोर्ड। तो चलो आज यहां मैं एक चीज से शुरू करता हूं। आज से हजारों साल पहले की वो दुनिया जहां कोई औजार नहीं था, जहां कोई प्रकार के साधन नहीं थे, तब उदाहरण के लिए ले लीजिए कि 3 लोग जंगल में आदिवासी रहते थे। ना तो वो बर्तन बनाना जानते थे, मैं पाषाण युग की बात कर रहा हूं। पाषाण युग में जब वो बर्तन बनाने को या बर्तन से रसोई बनाने को कुछ नहीं जानते थे, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट छोड़ के झोपड़ा तक नहीं बना था, लोग वृक्ष के नीचे रहते थे, घर नहीं बना था, बर्तन नहीं बना था। तब 3 लोग एक आदिवासी के रूप में एक जगह रहते थे। अब ये आदिवासी लोग वृक्षों पर चढ़ के वहां से फल तोड़ते थे। वो पूरा घना जंगल होने से वृक्ष की डेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वृक्ष 100 फुट तक ऊंचे होते थे और इनके पास उस पर चढ़ने का कोई साधन नहीं होता था।
और इस पर चढ़ के जब फल जहां लगा है वहां तक जाते थे, वृक्ष के तने तो मोटे होते थे लेकिन उसकी शाखाएं इतनी पतली होती थी कि जहां फल लगा है वहां तक पहुंच के तोड़ने जाएं वो शाखा टूट के गिरती, इनकी हड्डी टूट जाती थी। अब एक बार भी इनको वो फल लेने के लिए चढ़े तो सुबह चढ़े जो शाम तक 2 फल तोड़ पाए, और सिर्फ पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक फल तोड़ के नीचे उतरना, और वो 2 फल से पेट भरना। अगर अगले दिन वापस पेट भरना हो तो 2 फल तोड़ने के लिए वापस चढ़ना। पूरे वो आदिवासियों के वो युग में सब लोग यही करते थे कि सुबह सूर्योदय होते ही एक दूसरा देखता कि आज किस वृक्ष पर चढ़े। वो सब वृक्ष इतने मोटे होते थे कि चढ़ना भी बहुत मुश्किल, अगर चढ़ गए तो फल तक पहुंचना बहुत मुश्किल, और फल तोड़ लिए तो मुश्किल से 1 या 2 फल तोड़ पाए, और वो 2 फल के चक्कर में किसी का टांग टूट जाए तो उधर कोई सर्जन तो था नहीं, आर्थो सर्जरी होती नहीं, वो आदिवासी के जमाना जहाँ झोपड़ा नहीं था तो डॉक्टर तो थे ही नहीं, वो लंगड़ा पड़ा रहता। अब आप देखिए उसमें एक व्यक्ति ने मन में सोचा कि क्या ये फल हम जिंदगी भर ऊपर चढ़ के ही तोड़ना है कि इसको यहीं से तोड़ने की कोई व्यवस्था की जा सकती है। तब उसने दिमाग लगाया कि कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी लोग कह रहे हैं अरे सूर्योदय हो गया, चल साथ में अभी शाम तक हम ढूंढेंगे तब 2 फल मिल पाएंगे। वो 2 फल के लिए शाम तक दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तू यहाँ पड़ा है भूखा मरेगा, चल हमारे साथ। अब ये कहता है मैं भूखा मरूंगा तो चलेगा, लेकिन मुझे सोचना है कि इस फल को वृक्ष पर चढ़े बगैर तोड़ने के लिए कोई तरीका हो सकता है क्या। अब सब लोग चले गए, ये बैठे बैठे सोच रहा है, तो इसने देखा कि जंगल में कई टहनियां शाखाएं नीचे गिरी हुई पड़ी है तूफान में, उसमें कुछ ऐसे ढूंढा जो वो वृक्ष के फल लगे हुए वहां तक वो पहुंच सके। और यही लोग थे जो वर्षों से युगों से वृक्ष पर चढ़ के मुश्किल से 2 फल रोज तोड़ पाते थे। अब इसने सोचा कि इस टहनी से मैं फल को तोड़ूंगा कैसे। इसने देखा नारियल के वृक्षों में, नारियल के तने में जाली की तरह एक प्राकृतिक वस्तु लटकती है। उस जाली से इसने एक फनल बनाया, उस फनल को वो टहनी में लगा दिया और ऊपर से एक नोकेदार वस्तु को बना के लकड़ी से लगा दिया। अब पूरे दिन इसी में लगा तो भूखा मरा। बाकी लोग शाम तक आके कह रहे हैं हमने तो फल खा लिया, तू भूखा मरा, तेरे को बुद्धि नहीं है। अब इसने सोचा कि इनको क्या जवाब देना, शांत रहा। अगले दिन सुबह जब वो गया, इसने एक बड़ी सी लकड़ी में ऊपर से नोकेदार कांटा लगा दिया था, नीचे से जाली का फनल लगा दिया था। जब ऊपर जाके वृक्ष के सामने गया जहाँ फल लटका है, वो नोकेदार औजार से फल के उस डाली को ऐसे काटा तो बराबर फल टूट के उस जालीदार फनल में गिर गया। 15 फल उसने तोड़ के रख लिए और करीब 4 दिन तक उसको वापस कभी फल तोड़ने जाना नहीं पड़ा। इसमें 3 चीजें उसके साथ घटी जो एक बिजनेसमैन के साथ होना चाहिए। देखो आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी, मेरा बेटा बोल रहा मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को कम समय में कैसे कर पाऊं। इसने जब फल तोड़ा, अब देखिए एक साथ 10 फल तोड़ा, अब रोज जो 2 फल तोड़ के रोज पेट भरने की जो चक्कर थी, अब 5 दिन तक फल तोड़ने जाने का काम ही बच गया। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में कम समय में वो काम कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। अब ये सब आप सुनेंगे तो भी काम नहीं आएगा क्योंकि आप भूल जाएंगे। इन चीजों को तो नोट करके ही फायदा लिया जा सकता है। अब नंबर 1, कम समय में कैसे ये काम को करें। नंबर 2, कम मेहनत में कैसे करें। अभी कई लोगों को मैं दुकानों में देखता हूं, जो चीजें आसानी से हो सकती है उसको लंबा समय लगा के वो टाइम वेस्ट करते हैं। कम समय में कैसे करें,
कम मेहनत में कैसे करें? जब आप कम समय में कम मेहनत में अगर उस काम को करते हैं तो ज्यादा कंज्यूमर्स को हैंडल कर पाएंगे ना, आपका काम अधिक गुना प्रोग्रेस करेगा। तो मैंने दो चीजें बताई भाई। पहला कौन सा है बेटा? मैंने अभी दो चीज बताया, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही बोल। कम समय में कम मेहनत में कम लोगों के साथ। थर्ड पॉइंट यही है कि आपके पास हैंड्स कम हो तो चल जाए, काम ज्यादा हो जाए तो आपको वो जो लोगों को रखने का खर्चा जब वो बचेगा तो आपका जो उस प्रोडक्ट को बनाने का या बेचने का जो लागत है वो कम हो जाएगा अपने आप ही। अगर मार्केट भाव में भी बेचेंगे आप तो भी फायदा आपको ज्यादा होगा ना, कम बेचेंगे तो कस्टमर बढ़ जाएंगे, दोनों में ही प्रॉफिट है। तो कम समय में कम मेहनत में कम लोगों के साथ और कम खर्च में कैसे उस काम को हम कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट अगर कोई समझे। कम समय में कम मेहनत के साथ कम लोगों में, थोड़े लोगों में और कम खर्च में अगर कोई धंधा आप कर रहे हैं दूसरे से तो उस गांव में आप ही उस धंधे का राजा होंगे, ये गारंटी की बात है। उसमें ये चारों होना चाहिए, ये चारों बात उसमें होना चाहिए। लेकिन देखिए, आपको मैं एक सवाल कहता हूं, सही मायने में बिजनेसमैन कौन है ये देखना है तो मैं आपको एक बात कहता हूं, समझिए कि भाई आप लोगों को ये जो सरकारी हॉलीडे आती है उस दिन दुकान बंद करना पड़ता है ना, करते हैं क्या यहां? लेकिन करना चाहिए। सर, जो गवर्नमेंट हॉलीडे से उस दिन बंद होना चाहिए, मैं उस पर आधारित बात कर रहा हूं। समझिए किसी कारण से बुधवार और गुरुवार के दिन सरकारी हॉलीडे आया, समझिए अक्टूबर 2 आ गया, गांधी जयंती, दुकान बंद करना पड़ा, 2 दिन बंद करना पड़ा। बीच में शुक्रवार आया, वापस शनि रविवार को दशहरे की छुट्टी आ गई, 2 दिन। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है, दिल से बोलिएगा कि बुध गुरुवार को आपकी छुट्टी है, शुक्रवार एक दिन ही दुकान खोलना है, शनि रवि को दशहरा की छुट्टी है। आप मुझे शुक्रवार को दुकान खोलना है ये चिंता से आप शुक्रवार का इंतजार करते हैं कि उस एक दिन को टाटा करके 5 दिन कहीं घूमने का प्लान करते हैं। इसमें रहता है कि आप असली में बिजनेसमैन हैं कि घुमक्कड़ आदमी हो, ये इसमें मालूम पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? आप में कितने लोग मुझे शुक्रवार दुकान खोलना है, मेरे दुकान का काम महत्वपूर्ण है, घूमना महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचार अगर दिल में आता है तो बिजनेस आपका पैशन है। पैशन होना धंधा ये अलग बात है और कमाने का साधन होना अलग बात है। आप अंबानी को या अदानी को जाके पूछोगे कि आपका मनोरंजन क्या है तो आपके पास पहले से ही जवाब पता होगा, उनका मनोरंजन भी उनका धंधा ही है। अगर आपका धंधा ही आपका मनोरंजन, देख बेटा, जब छुट्टी मिले आप लोग क्या करते हो? भाई बहुत थक गए, घूमने चले जाएं, ये विचार आता है कि नहीं? अगर तुम उस काम से थक रहे हो यानी वो काम तुम्हारे लिए एक जीवन का आदर्श नहीं है। अगर बोलो कोई भी बड़े से बड़े अंबानी अदानी को पूछो मैं थक गया घूमने जाऊंगा, ऐसे उनके मुंह से निकलेगा, ऐसे आपको लगता है क्या? हाँ, लगता है कि उनके मुंह से निकलेगा थकेंगे? लेकिन तू थकता है कि नहीं? आज से कोशिश हमको ये रखना है कि रियल में बर्निंग फायर किसे कहते हैं। अभी इतने प्रवचन के लिए पहुंच गए, ये तो धन्यवाद की बात है कि आप प्रवचन के लिए पहुंच गए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछता हूं कि पानी को 100 डिग्री तक नहीं बॉयल करें। बॉयल तो होता है, देखो 96 डिग्री भी बॉयल ही कहा जाएगा, 97 डिग्री भी बॉयल हो रहा यही कहा जाएगा, 10 डिग्री भी बॉइलिंग डिग्री ही कही जाएगी। लेकिन पानी स्टीम कब होगा महाराज? हाँ,
तो यहाँ कई लोग मुझे कहेंगे मुझे भी धंधे में बॉस बनना है, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ बनना है। खाली पानी को गर्म करने से पानी भाप नहीं बन जाएगा, 100 डिग्री तक उसको पहुंचाना पड़ेगा, तब वो भाप बनेगा। आपके मन में जो डिजायर्स हैं, जो कामना है, उसको इतना तपाना पड़ेगा कि वो भाप बन के पूरा पड़ जाए, उतना तपाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं तपा रहे हो तो आपका डिजायर बर्निंग डिजायर नहीं है, उसको करके कोई मतलब नहीं है। कई लोग ऐसे ही हैं, मुझे एक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फलाना बनना है। दुनिया के बड़े पैसे वाले तो आजकल, ये जो आपके पंजाब का कोई मंत्री या एमएलए भी बहुत बड़ा पैसा वाला होगा, लेकिन उस जमाने में पैसे वाले होने के लिए ईमानदारी भी जरूरत थी। आज उसकी जरूरत नहीं दिख रही है। लेकिन उस जमाने में रॉकफेलर बहुत बड़ा पैसे वाला था। आपने रॉकफेलर का नाम सुना होगा, यूएस का बहुत बड़ा पैसे वाला। एक बार वो फ्लाइट में जा रहे थे। जब वो फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट में अपने सीट में बैठ के, वो जमाना जब लैपटॉप नहीं आया था, वो अपना एक डायरी लेके पेन लेके कुछ लिख रहे हैं बैठे, बहुत सीरियसली। आप जैसे ही कोई युवा ने देखा उनको, पास सीट में ही बैठा था, देखते ही समझ गया कि तो रॉकफेलर है, बहुत बड़े खरबोपति हैं। तुरंत उनको पूछता है, कुतूहल बस रह नहीं पाया, उनको पूछता है, क्या आप रॉकफेलर हैं? यस, आई एम रॉकफेलर। देन व्हाई यू आर डूइंग दिस इन द रनिंग फ्लाइट? यू आर अ वेरी बिग मिलियनियर एंड वेरी बिग पर्सन, देन व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग योरसेल्फ इन द रनिंग फ्लाइट? आप अपने आप को इतना मेहनत में क्यों डाल रहे हो? चलते फ्लाइट में काम कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? आप आराम कर सकते हो, आपके पास तो हजारों नौकर है। रॉकफेलर ने पूछा कि ये फ्लाइट जो उड़ के आया, इसके लिए कुछ तो मेहनत लगा होगा। लड़के ने बोला, हाँ, इसको रनवे में आने के लिए मेहनत लगा। फिर क्या हुआ? फिर ये उड़ने लगा। अब रॉकफेलर ने पूछा कि ये उड़ने वाले फ्लाइट को अगर आकाश में इंजन बंद कर दें तो क्या होगा? तो बोला कि सबका खत्म हो जाएगा जीवन। तो रॉकफेलर ने कहा, कोई भी धंधा, कोई भी ब्रांड, कोई भी काम फ्लाइट के उड़ने जैसा ही है बेटा। वो नीचे से रनवे में निकलने में ही बहुत मेहनत लग जाता है, बड़ी मुश्किल से उड़ पाता है। अगर ये उड़ गया सोच के आप अगर इंजन बंद कर दोगे, गाड़ी खत्म हो जाएगी। रॉकफेलर को भी चलती गाड़ी में भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी चलनी है तो उसके मेहनत से ही उसका फ्लाइट चलेगा। जैसे ये फ्लाइट चल रहा है, वैसे हमारा जो धंधा चलना है। देखिए, आप सबने पैसे के आधारित धंधा है ऐसे समझा है। आपने यही सोचा है कि धंधा पैसा आधारित है, लेकिन धंधा नाम आधारित है। जहां नाम व्यवस्थित होगा, वहां कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक पैसा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आप समझिए, 25 साल में आपने कितना पैसा कमाया, यही आप हरदम सोचते रहते हैं कि 25 साल में मैंने कितना पैसा कमाया। लेकिन होशियार साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि होशियार आदमी ये सोचता है कि 25 साल में मैंने कितने कस्टमर कमाए हैं। अगर आपके पास कस्टमर उतने हैं तो आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं है ना, वो निरंतर आता रहेगा। अब इस धंधे में कहां हमारा शरीर काम करता है? आप लोगों में कितने लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड शब्द सुना है? वो खाली हाथ उठाएं। सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में अवचेतन मन कहते हैं। अब देखिए, एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं। क्या बोर्ड आ गया बेटा? एक व्यक्ति अपने धंधे से बहुत परेशान हुआ। कितना भी मेहनत करें, वो जो मेहनत करें उसी में नुकसान हो। एक दिन चलते रास्ते में चलता रहा और देखा कि गली में एक पुरानी कॉपर की छेद वाली कॉइन पड़ी है, जो इंग्लिश वालों के जमाने में जो चवन्नी निकली थी। एक कन्नी 6 पैसा।
कॉपर वाला छेद वाला, आप कोई देखे होंगे। तो उसको तुरंत याद आया कि दादी बोलती थी कि ये पैसा मिल जाए तो उसी दिन से भाग्य जग जाता है। जब ये पैसा मिला तो इसके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि जरूर भाग्य जग गया अपना, क्योंकि ऑटोमेटिक ये पैसा मिला है। तुरंत इस पैसे को एक लाल कपड़े में थैली बना के इसने सी लिया और इसको जेब में डाल लिया। उसी दिन संयोग बस ऐसा हुआ कि कहीं चल रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा मेरे दुकान में वर्किंग पार्टनर बनोगे क्या? इसने कहा ठीक है बन लूंगा, मैं वैसे भी टंटोला खा रहा हूं तो अच्छा है कि कोई काम कर लूं। जब वर्किंग पार्टनर बना, संयोग से उस वर्किंग पार्टनरशिप में इतने पैसे आए कि वहीं रहते रहते इसने अपना एक दुकान लगा लिया। वो दुकान ऐसे चलने लगा, दुकान के 4 गुना दुकान हुए न, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 होते गए। अब इतने दुकान हो गए और उम्र भी बीतती गई। इसने वो दिन याद रख लिया जब ये सिक्का उसको मिला था, वो डेट, वो मंथ, वो ईयर। एक दिन ऐसा आया, उस सिक्के को मिलके 25 साल पूरे हो गए। अब वो सोचा हम मैरिज के सिल्वर जुबली मनाते हैं, लाइफ के बर्थ के सिल्वर जुबली मनाते हैं, लेकिन मुझे तो इस सिक्के से ही सब कुछ मिला, तो इसका मिला उसका सिल्वर जुबली मैं मनाऊंगा। अब इसने आपके बठिंडा के जितने भी सोसाइटी हैं, रिश्ते नाते, सबको बुलाए, सबको इकट्ठा करके सोचा कि आज मैं मेरे पैकेट में 25 साल के जिसको लेके घूम रहा था, हर दिन जिसको लेना भूलता नहीं था, कहीं भी भले ही ना लिया धो लिया, पहले वो लाल थैली को लेके जेब में डालता फिर ही निकलता, और आज मैं मिलियनेयर बन गया हूं। तो इस शक्ति को आज मैं धन्य देके मेरे पूरे परिवार, रिश्ते, मेरे दोस्त, मेरे धंधे वाले सबको बहुत बड़ा पार्टी रखूंगा, बहुत बड़ी पार्टी की व्यवस्था हुई। उसने सोचा आज ये पैकेट को खोल के सबको वो सिक्का दिखाऊंगा भी, क्योंकि 25 साल से इस थैली को कभी खोला ही नहीं है। आज खोलने का दिन आ गया, इसको खोल के दिखाऊंगा कि एक छोटा सा सिक्का कैसे मुझे अरबोंपति बना दिया। अब भीड़ इकट्ठी हुई है, लाइटें लगी है, धूम से म्यूजिक बज रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, बहुत सारे खाने की चीजें रखी है, केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोतीपाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्कर पाड़ा, घेवर, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चीबड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग सांगरी को, बाजरी को, खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, फणस, अनार, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा, मौसम्बी, काकड़ियाँ, बादाम, पिस्ता, नोजा, खुरमानी, खोपरा, छुआरा, बादाम, पिस्ता, सौंफ, इलायची, पान, बीड़ा, सब रखे हुए हैं पार्टी में। अब सबके सामने स्टेज में आए वो भाई जो सक्सेसफुल हैं, सबके सामने इस थैली को खोलने के लिए कैंची और थैली उठाए। इतने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, कह रही है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो बोल रहा है कि थैली खोल के आज चवन्नी दिखाऊंगा सबको, मत दिखाइए, नजर लग जाएगा लोगों का, फिर कहीं हम नीचे ना उतर जाएं। वो बोले क्या नजर लगेगा, अब जिंदगी के पड़ाव के अंत में पहुंच गया हूं, उम्र भी हो गई है, अब मैं 65 साल का हो गया, वैसे भी रिटायर्ड होना ही है, 40 साल तक धक्का खाया और 25 साल तक मौज उड़ाया, आज दुनिया को दिखा दूंगा कि इस छोटे से सिक्के ने मेरे जीवन को कैसे ऊपर पहुंचा दिया। पत्नी बोलती है मत दिखाइए, कभी कभी लोगों का नजर बहुत खराब होता है, दिखाने से मामला बिगड़ सकता है। वो बोलता है अब क्या बिगड़ना, अब तो मेरे को जीवन में जो कमाया उसका मौज करना, आगे कुछ काम ही नहीं करना, तो किसी का नजर लगे तो क्या, नहीं लगे तो क्या, मुझे तो दिखाना ही है। तो तुरंत पत्नी हाथ जोड़ के बोलती है अगर करना है तो मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ, जिस दिन पहले दिन आपने ये थैली बनाया था 25 साल पहले, मुझे मालूम नहीं था और मैं धोने के लिए डाली, तो धो के जैसे ही उठाई तो जेब से ये पैसा निकल के किसी थैली के साथ नाली में गिर गई थी। अब मैंने सोचा कि नाली में गिर गई बोलूंगी तो आप नाराज हो जाओगे, तो उसी कपड़े का और एक टुकड़ा लेके अंदर से दूसरा सिक्का, कोई साधारण सिक्का डाल के मैंने सी के आपके थैली में रख दिया था। 25 साल से आप वो खोटा सिक्का ही लेके घूम रहे हो, वो सिक्का तो कभी का गायब हुआ। अब ध्यान रखना, किसी भी ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, किसी देवी देवता को मानते हो, दुनिया के परम तत्व को, परम शक्ति को मानते हो, अपनी मान्यता अपने तक रखिए।
धंधे में काम आता है विश्वास। अगर आप में विश्वास आ गया कि मैं कर सकता हूं, फिर ये सिक्का आपका चलने लगेगा ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। वहां कोई भी सिक्का, मेरे पास मेरा ये चीज है, इसी को सबकॉन्शियस माइंड की बात जब मैंने शुरू की वो यहीं से शुरू होता है कि आप में विश्वास आ गया कि मैं ये कर सकता हूं, तो वो सोच आने के बाद आपके अंदर जो बीटा एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन के एंजाइम्स जब प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आप जो सोचो उस चीज को आप तक लाने की ताकत और काम वो करता है। अब मेरे बच्चा यहाँ बैठा है, इसके लिए एक बात शुरू करके हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। मैं सिर्फ आधा घंटा ही बोलूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इतना सटीक बता दूँ आपको कि आपको मज़ा आ जाए करने के लिए। लेकिन अगर आप 100% उबलने वाले व्यक्ति नहीं हो तो फिर सुन के बेकार ही है आपके लिए, आप कुछ करने वाले नहीं हो, टाइम पास करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज मेरा बताया हुआ पकड़ लोगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से मैंने बुर्किना फासो जाके सोना लाने का उपदेश दिया, तो इतना तो ताकत रखता हूं कि इंडियन बिजनेस मार्केट में कैसे आगे आदमी घुस सकता है, वो प्लान मैं अच्छे से जानता हूं। इसलिए आपको मैं कुछ बातें समझा रहा हूं जिसको आप पकड़ के समझ सकते हैं। निकाल लेंगे। आज की दुनिया बहुत ही विशिष्ट है, जिसमें हर प्रकार की सर्विस मिलती है। पुराने ज़माने में आप देखेंगे 50 साल पहले कपड़ा, गहना, किराना, इसके ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं थे। लेकिन एक ज़माने में एसटीडी बूथ आने लगे, जहाँ जाके आप लोगों ने, तो ये बच्चे तो देखे नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने एसटीडी बूथों में जाके बात की होगी। लेकिन आपने देखा होगा कोनिका जैसे कैमरा वगैरह, फिल्म रोल वाले कैमरा। अब आप देख सकते हैं कि आज आप क्या कोई भी फिल्म रोल वाले कैमरा को इस भारत में किसी भी जगह पर उपयोग में दिखा सकते हैं क्या? कोई भी एसटीडी बूथ को दिखा सकते हो क्या? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि मैं मेरा काम जो कर रहा हूं उसी को करूंगा, अगर ऐसा जिद्दी करता है तो वो गायब हुए एसटीडी बूथ की तरह गायब हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपने 7/11 नाम सुना होगा, ट्विन टावर पर बम ब्लास्टिंग हुआ अमेरिका में, ये तो आप सब जानते हैं ना, ट्विन टावर पर बम ब्लास्टिंग हुआ। तो उस समय अमेरिका में ऐसा एक मातम छा गया था कि हमारे देश पर कोई ओसामा बिन लादेन आके अगर किसी प्रकार से आतंक कर सकता है तो हमारी सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है, हम कितने कमज़ोर है, ये सोच सोच के अमेरिकन मिलिट्री फोर्स को बहुत गुस्सा आता था। इसलिए सब दुकानें बंद हो गई, सब चीज़ें बंद हो गई। आप एक व्यापारी बन के कैसे सोच सकते हो, इसका उदाहरण देने जा रहा हूं। खाली इमरजेंसी का दूध, सब्जी के सिवाय सब सप्लाई बंद हो गए, जो भी जरूरत है सब चीजें बंद। आपको मैं पूछता हूं कि पूरा मार्केट बंद है, आप किसी भी धंधे को करते हो जो नॉन इमरजेंसी है या इमरजेंसी है, पूरी मार्केट बंद है, लेकिन आपने मन में ठान लिया कि मेरी चीज बाहर जानी चाहिए, क्या आप वो कर सकेंगे? तो कैसे करेंगे? एक टिश्यू पेपर सेलर जो है, उस उधर तो ये जो टॉयलेट जाने के बाद पेपर से पहुंचते हैं अंग्रेज लोग, तो एक टिश्यू पेपर सेलर ने अपने दोस्तों से शर्त लगाया कि ये जो बंद वातावरण में मैं कम से कम 300 करोड़ डॉलर कमा के दिखाता हूं। कितना? 300 करोड़ डॉलर कमा के दिखाता हूं। अब बोलो पूरा मार्केट बंद है, अब इसमें रोज की कमाई होनी ही मुश्किल है, तो 300 करोड़ कोई कमा सकता है? बताइए। तो इसने क्या किया, वो जो टिश्यू पेपर जो बनते हैं उसमें ओसामा बिन लादेन के फोटो छपवा दिए सब में। अब हर आदमी अमेरिकी गुस्सा में है ओसामा बिन लादेन के ऊपर,
तो हर आदमी वही टिश्यू पेपर लें जिसमें उसका फोटो लगा, उसी से पिछवाड़ा पहुंचे, इस प्रकार से वो गुस्सा निकालें। और इसने $700 मिलियन एक दिन में कमा के अमेरिकन टिश्यू पेपर बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ा इसने। इसको कहते हैं तुरंत आने वाला सोच। हाँ, क्या कहते हैं उसको? इमीडिएट एक्शन जिसको कहते हैं। आप में कई लोगों को चल रहा है धंधा, चलने दो, बिजनेस जैसे। एक मेंढक किसी हिसाब से यहां वो फदकता फुदकता एक घड़े में जाके गिर गया। अब ये घड़े में गिरा हुआ मेंढक को पता नहीं था कि घड़े के नीचे फायर लगा हुआ है। पहले वो बिल्कुल गुनगुना पानी था, मेंढक को बहुत मजा आ रहा था उसमें कूद के। अब इतना कूद के मजा लिया उसको, जैसे जैसे गुनगुनाहट बढ़ती जा रही थी इसको मजा और आने लगा, क्योंकि गुनगुने पानी में मेंढक को एक गुदगुदी होने लगी, वो बहुत मजे से रहने लगा। अब इस समय में धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ती गई, बढ़ती अग्नि से पानी इतना गर्म हो गया, एक समय में अब मेंढक घूम घूम के अपनी शक्ति जो घुमाया हुआ है, अब पानी इतना बॉयल होके हाई लेवल पर आ गया टेम्परेचर के, अब ये बाहर कूदना चाहें तो कूद नहीं पाए, यूं क्योंकि मजा ले लेके शक्ति पूरा घुमा चुका। जब तक पानी एकदम गर्म हो गया, अब इतना गर्म हुआ मेंढक को वहीं खत्म होना पड़ा। आप भी ध्यान दीजिएगा, आप जो बिजनेस कर रहे हो कहीं कंफर्ट जोन में तो नहीं हो, ऐसा कंफर्ट जोन जो गुनगुना पानी में मजा देता हो। लेकिन जब समय आएगा वो मार्केट से धंधा निकलने के बाद मेंढक की तरह शक्ति खत्म होके आपको मरना पड़ेगा। समय पाके पहले ही जो उस मटके से बाहर कूद जाए, जिसको कहते हैं कैपेबल रिस्क। क्या कहते हैं? जितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी आप तक है उतना रिस्क लेने अगर तैयार हो जाते हो। जो रिस्क ही नहीं लेता है वो कौन है? अभी वही दिखा रहा हूं आपको। क्या आप सब में 3 प्रकार के लोग हैं, वो कौन कौन हैं और कैसे ये सुधर सकता है? बोले सदगुरु भगवान की। ओम। धंधे को ऐसे माना जाता है, छोटा दुकान, शोरूम, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप लोग ऐसे ही मानते हो ना? आप लोग क्या मानते हो? आप धंधे को ऐसे ही विभाजित करते हो। कैसे? छोटा दुकान वाला, शोरूम वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे ही तो इसमें आ जाता है। लेकिन रियली बिजनेस का जो साइंस है वो ऐसे नहीं मानता, क्योंकि छोटा दुकान बड़ा दुकान कुछ नहीं होता। आप लोगों में कितने बेंगलुरु गए हुए हैं? बेंगलुरु, हाँ, बेंगलुरु में आप जाओगे तो जयनगर में एक ब्राह्मण्स कैफ है, ब्राह्मण्स कैफ। आपके हिसाब से वो छोटा दुकान है, जैसे आप बोलते हो ये ब्राह्मण्स कैफ उसका नाम है। उस दुकान का साइज है 6x8। आपके हिसाब से छोटा दुकान ही है ना? 6 फुट बाई 8 फुट का ही वो दुकान है। अब आप बोलो भाई ये छोटा दुकान है कि बड़ा दुकान है? हाँ, इधर बाहर खड़े होके उधर से इडली डोसा खाने के लिए लोग खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि इस आदमी के पास ये जो 6 फुट बाई 8 फुट का दुकान रखा है ना, इस आदमी के पास 700 कार है। इस आदमी के पास 700 कार है, करीब 400 वैन भाड़े में छोड़ा हुआ है, और जमीन जायदाद इतना है कि कोई उसका गिनती नहीं है। तो आप जिसको सोच रहे हो, आज पहले उस माइंडसेट को चेंज करना है
कि ना तो दुकान के साइज से या आपके धंधे से आप इस श्रेणी में आओगे। ये श्रेणी बेकार की बातें हैं। कई इंडस्ट्रियलिस्टों को मैंने पापड़ देखा हुआ है, कई छोटे दुकान वालों को करोड़पति देखा हुआ है मैंने। तो आज सबसे पहले तो वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि छोटे दुकान वाला है कि शोरूम वाला के इंडस्ट्रियलिस्ट। आज की दुनिया आपकी नेट प्रॉफिट पर चलती है। आपका नेट प्रॉफिट ही आपको क्या आदमी हो ये समझाता है। तो अब देखिए 3 हम इसको चेंज करते हैं। ये छोटा शोरूम, बड़ा शोरूम, इंडस्ट्रियलिस्ट, इसको चेंज करते हैं। हम ऐसा देखते हैं, इसको आज चेंज करें। एक है साइड लाइन। क्या है? इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा आप कौन हो, इससे मालूम नहीं पड़ेगा। कभी कभी तो आप भिखारी मरते हैं ना, अपने भारत में कोई भिखारी मरते हैं, फिर उनको ले जाने के लिए कॉरपोरेशन वो बॉडी उठाती है, तब मालूम पड़ता है कि उनकी थैली में 4 करोड़ निकला। इसलिए भिखारी भी छोटा है। अब बोलने जैसा जमाना नहीं रहा कि कौन छोटा है न कौन बड़ा है। पूंजी से सब छोटे बड़े होते हैं। अब देखिए, एक है साइड लाइन, यही धंधे के टेक्निक है। दूसरा है स्लो लाइन। क्या है? तीसरा है फास्ट लाइन। फास्ट लेन, ये लाइन है, ये लेन है। अब देखिए साइड लाइन क्या होता है। हर रोड में देखिए, बीच में बठिंडा में रोड है तो साइड में चलने के लिए एक छोटा सा फुटपाथ होता है कि नहीं? वो फुटपाथ ही ये साइड लाइन है, उसी को समझिए। फुटपाथ मीन्स ये जो इसमें चलते हैं ना, ये इतने रिस्क से डरते हैं, इनको पता है कि इधर चलूं तो कोई भी गाड़ी टक्कर नहीं मारेगी, कोई भी प्रकार से एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन ये ऐसे उस फुटपाथ पे चलते चलते देखिए, एक आदमी पैदल चल रहा है, एक आदमी 2 व्हीलर में चल रहा है, एक आदमी कार में चल रहा है, 4 व्हीलर में। अब कौन पहले जाएंगे बताओ? ऐसा ही है, ये फुटपाथ में तो पैदल ही जाएगा कोई भी, और ये स्लो लाइन में तो 2 व्हीलर वाला जा रहा है। हाईवे में ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ जाती है, 2 व्हीलर नहीं जाती है। तो आपके धंधा आप हाई लाइन में चलने वाला, हाईवे में चलने वाली गाड़ी की तरह करना चाहते हो, या 2 व्हीलर में पहुंच रहे हो, या स्लो लाइन में। ये साइड लाइन का हालत क्या है? हर महीना 30,000 रुपया कमा रहे हैं अगर नौकरी करके, समझिए। जरूर इनके 35,000 के खर्चे होंगे, मिनिमम इतना खर्चा तो होगा। और अगला पगार आने के पहले ही ये 5-10 हजार किसी से उधारी ले चुके होंगे, और उसके बाद ऐसे ही जिंदगी चलाएंगे, जिंदगी भर साइड में ही रहेंगे ये साइड लाइन वाले। अब दूसरे स्लो लाइन वाले कैसे हैं? अपने बठिंडा की गलियों में जाने वाले जैसे हैं। सामने से गाड़ी आ गई, उसको भी हैंडल करना है, ट्रैफिक आ गई, उसको भी हैंडल करना है, जो है वैसे करके घर पहुंचेंगे। यानी 30,000 का अगर कमाई है तो 30,000 खर्च करके बैठे रहेंगे। ये जो फास्ट लेन में चलते हैं, ये फास्ट लेन में चलने वाले सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करके समय से पहले वहाँ पहुँचना है। तो ये लोग अगर 30,000 कमाने की गुंजाइश है तो उसको 3 लाख कैसे करूं, ऐसे सोचते सोचते आगे बढ़ते ही जाएंगे, और एक दिन ये 30 करोड़ कर देंगे उसको, ये फास्ट लेन वाले। आज की दुनिया में ये सोचना गलत है कि भाई हम छोटे दुकान वाले हैं कि शोरूम वाले हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि कई शोरूमों में ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी ज्वेलरी की बात लीजिए, बहुत छोटा कमाई है उसमें। तो अब आप देखिए, जो ज्वेलरी बिजनेस करने वाले बैठे हैं उनको ही पूछिए कि 1 ग्राम में कितना नफा आता है। मैं लिख के दे सकता हूं, जितना ग्राम ये कमाते हैं, अगर कोई छोटे से रेस्टोरेंट में इतनी डोसा मेरा बच्चा बेच दे तो ज्वेलरी वाला जितना कमाई तो डोसा वाला भी कर सकता है, उतना ही धंधा है दोनों। तो आप ज्वेलरी का धंधा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? उदाहरण के लिए डोसा की शब्द आई तो डोसा की बात करते हैं। इन तीनों में देखते हैं कि डोसा कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए डोसा आया
तो डोसा से देखते हैं। एक देखिए, डोसा किससे बनता है बहनों? उसको क्या करना पड़ता है? फिर पीसा हुआ को क्या बोलते हैं? बैटर। बैटर को पंजाबी में क्या बोलते हैं? हाँ, गोल। हाँ, अब समझ लीजिए, डोसा का गोल। सही है। ये जो साइड लाइन वाले हैं ना, ये हरदम ये गोल खरीद के ही खाएंगे। इनको ये पीसना बड़ा ये कंटाले का काम लगेगा। इनको लगेगा कि ये कौन भिगोए न कौन पीसे न, पैसा फेंको आ जाता है। आपको लगता है कि पैसा फेंक के खरीदने वाले बहुत पैसे वाले होते हैं? पैसा फेंक के खरीदने वाले बड़े आलसी होते हैं। पैसे वाले होने की, गरीब होने की बात नहीं है। ये बड़े आलसी होते हैं जो पैसा फेंक के इसको खरीदते हैं। आप समझिए, डोसा का बैटर है, ये जिंदगी भर इसको पैसा फेंक के खरीदते रहेंगे। अब ये दूसरे स्लो लाइन वाले हैं, ये खुद भिगो देंगे और खुद बना लेंगे और खा लेंगे। ये कौन है? जो फास्ट लाइन वाले हैं, ये भिगोते समय सोचेंगे कि अगर मिक्सी में हम 1 किलो भिगो सकते हैं और हम आधा किलो का ही खुद का यूज कर रहे हैं, तो 1 किलो बना के बाकी आधा किलो बेच दूं। अब ये अपने लिए बना के बाकी बेच के अपने लिए बनाए हुए का पैसा भी बचा लेंगे, बेचे हुए का कमाई भी कर लेंगे। ये फास्ट लाइन वाले। अभी इसमें होशियार मेरा बच्चा रेस्टोरेंट वाला आया। अभी देखिए, इसमें ये क्या करेंगे? डिफरेंट थिंकिंग करेंगे। क्या करेंगे? भैया तुम्हारे दुकान में डोसा मिलता है? मिलता है ना। अब देखिए, ये डोसा सब जगह डोसा ही है ना, लेकिन जो फास्ट लाइन में चलता है वो सोचेगा कि इस डोसे में अगर मैं पालक मिला के पीस दूं, क्या मिला के, और बाहर बोर्ड लगा दूं कि हेल्थी पालक डोसा 200 रुपया। अब वो डोसा बिकता होगा 60 रुपए में। ये जो फास्ट लाइन में चलता है सदा डिफरेंट सोचता है। अब देखिए, ये सफरजन जो आता है, सफरजन बोलते हैं ना, मोरंगा, इंग्लिश में मोरंगा बोलते हैं। ड्रमस्टिक के पत्तों का डोसा बना दिया और उधर लिख दिया डायबिटीज डोसा, क्योंकि ड्रमस्टिक के पत्ते डायबिटीज के लिए बहुत काम करते हैं। और इधर लिख दिया कि डायबिटीज डोसा 200 रुपया। अब है नहीं, 4 पत्ता तोड़ के उसमें डाला है, लेकिन 60 का 200 नाम भी होगा। डिफरेंट चीज होने से दुनिया ढूंढ के आएगी और इसका काम चलता रहेगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ये डिफरेंट सोचने वाले ही फास्ट लाइन में पहुंचते हैं। बाकी सब देखो, अभी एक बात बताता हूं। अभी बात रही, हमने देखा वर्क, इसको मिटा, ये 3 चीजें करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? काम करना, खाना, सोना। ये नौकरी में जाओ या धंधे में जाओ, ये 3 चीज हर आदमी करता है। अब ये लोग घूमने जाते हैं, बिजनेसमैन, उनको पूछो तो अरे हफ्ते भर काम करके थक गए, थोड़ा कुल्लू मनाली जाके आए। ऑर्डिनरी आदमी काम करता है, खाता है, सोता है, थकता है तो घूमने जाता है। ये साधारण आदमी है। जो जीवन में प्रगति करने वाला है, काम करता है, खाता है, सोता है, ये लोग घूमने जाते हैं ना, उस समय में मैं नया क्या कर सकता हूं ये सोचता है। वही प्रोग्रेस करने वाला सफल आदमी का विषय है। वो कभी घूमने नहीं जाता। आपने कभी भी बहुत बड़ा, जिसको उसको पूछो तो वो बोलता है कि मैं बहुत टाइम ही नहीं है मेरे पास घूमने।
कौन बोलता है? बहुत बड़ा पैसे वाला। रियली वो अपना पूरा समय अपने धंधे में लगाता है। किस में लगाता है? अभी यहां ज्वेलरी वाले कितने लोग बैठे हैं? 4-5 ही बैठे हैं। देखिए आपको एक बात बताता हूं, आप कोई भी बिजनेस करो, उस बिजनेस के रिलेटेड कोई ना कोई चीज को प्रकृति ने बना के रखा है, जो रहस्यमय है, जिसको कोई नहीं जानते हैं। वो सबके लिए है। कपड़ा है, कपड़े का धंधे वाले कोई हो, हाँ, किराना है, किराने का धंधे वाले कोई हो। कहते हैं कि सोना जो है, सोने में क्या है? गोल्ड। गोल्ड का जो केमिकल फॉर्मुलेशन है, गोल्ड में जो वैज्ञानिक शक्ति है, वही शक्ति काली हल्दी में है। किस में है? किस में है? काली हल्दी में। आप समझ लीजिएगा, अगर आप धंधा कर रहे हो सोने का, वही विषय काली हल्दी में है, तो विज्ञान कहता है कि अगर आपका सोने का धंधा है और उस जगह आपने काली हल्दी का एक संग्रह थोड़ा सा अपने दुकान में रखा है, तो आपका जो सोने का स्टॉक है वो कई गुना बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो कैपेसिटी आप में आने लगेगी। समझ रहे हो? अब कपड़े का धंधा है, तो कपड़े के धंधे से समानता रखने वाला चीज है इलायची। कपड़े के धंधे में अगर इलायची साथ में हो कहीं भी, तो वो कपड़े के धंधे को, ये सब चीजें प्रकृति से इन धंधों में रिलेट करती है। किससे? अब ऐसा देखते हैं कि आपका दुकान जैसे बना हुआ है, इसको ईस्ट समझें, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। कोई भी दुकान, आप सब में किसके शोरूम है वो हाथ ऊंचा करिएगा। तो शोरूम में कभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में भार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। पृथ्वी खुद ही टिल्टेड है, 57 डिग्री में टिल्ट होती है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को आप खाली रखते हो तो नेचुरली वो जगह वाइब्रेट होता है, और साउथ वेस्ट को वजनदार रखते हो तो नेचुरली वो जगह वाइब्रेट होता है। इस जगह को आप समझ गए क्या? साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य, नॉर्थ ईस्ट यानी, समझ रहे हो ये बात? पेपर ला दो। अब देखिए, आप में कोई चीज से कमाते हैं ऐसे कितने लोग हैं? डोंट बिकम ऑलवेज ए कंज्यूमर। सदा खरीदने वाले मत बनिए, कुछ कमाने वाले भी बनिए। बिकम ए प्रोड्यूसर। आजकल देखिए, ये जो अमेज़न जैसे बड़े बड़े कंपनी हैं, ये कोई चीज बनाते हैं क्या भैया? कोई चीज बनाते हैं तो इनका धंधा कैसे चलता है? तो आज जितनी महिलाएं, जितने लोग बैठे हैं जो धंधा करते भी नहीं हैं, उनको समझाना चाहता हूं कि किसी से कोई वस्तु का आप अपना वेबसाइट बना के या ऐप बना के भी उनकी चीज़ों को अपने ऐप में डाल के बिना सिंगल पैसे के इन्वेस्टमेंट से आप धंधा कर सकते हो। ऐसे दुनिया में आप रहते हो। वैसे ही करोड़ों रुपयों का धंधा होता है, जिसमें ना चीज आपका है ना आपको चीज का पैसा डालना पड़ता है। उस चीज का डिटेल दें, जिसको पसंद है वो खरीदेगा पैसा डाल के। वो पैसा आप जिससे खरीद रहे हो उसको दे दें और वो चीज सामने वाले को बेचे। ऐसे ही आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हो। इवन आप घर में जितनी बहनें बैठी हो, इसमें कौन अपने हाथ से रसोई बनाती है? वो बहनें कौन कौन है? हाँ,
तो कुछ नहीं, आप जो रसोई बना रहे हो उसका ही वीडियो निकाल के, साधारण रोटी सब्जी जो बना रहे हो इसका वीडियो निकाल के एक यूट्यूब चैनल बना के कुकिंग चैनल बनाओगे, 1 साल में देखेंगे 100% को उसके लाखों सब्सक्राइबर है और उसी से यूट्यूब में लाखों रुपया आने लगता है। आज बिना पैसे इन्वेस्ट किए भी काम करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन नौकरी में कभी आगे बढ़ना पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप नौकरी करो, कितना भी नौकरी करके 1,00,000-2,00,000 कमाओ, महीने भर में वो 2,00,000 खर्चा करके पूरा हो जाएगा कि कभी बहुत बड़ा आदमी बनने का कोई सोर्स दिखता है नौकरी में? हाँ, बड़ा आदमी बनने का सोर्स इन लोगों में ही है जो सोफे पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? इसीलिए वो सोफे पर बैठे हैं क्योंकि बड़ा आदमी बनने का ताकत उनमें है। और दूसरा है, एक छोटी सी बात बताऊं कि आइडियाज कैसे काम करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। हमारे कृष्णगिरी के पास एक गांव है सेलम, आप लोगों ने सुना है सेलम? सेलम नाम सुना है, बहुत स्टील के लिए फेमस है, स्टील सिटी है सेलम। तो ये सेलम में दो बच्चे रहते थे, सेलम में 2 बच्चे रहते थे जो बेंगलोर गए। बेंगलोर जाके उधर से वापस लौटना था, बस निकल गया था। उन 2 बच्चों ने सोचा कि भाई बस नहीं मिल रही है तो हाँ, ये परेशानी हर एक को होती होगी। तो ये 17 साल का एक लड़का था, 18 साल का, दोनों ने प्लान किया कि कहीं भी जाएं तो वहीं से कोई बस ढूंढ सकें, ऐसा कोई बस की व्यवस्था और तुरंत ऑनलाइन में बुक कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ऑनलाइन बस बुकिंग ऐप बनाया दोनों बच्चों ने। फिर जब 6 महीने बाद उसको बेचा, 6 महीने बाद उनको मन में लगा कि इसको बेच दें, तो इन बच्चों ने, 17 साल के बच्चों ने जो ऐप बनाया उसको 600 करोड़ रुपए में उन्होंने बेचा। वही redbus.com ऐप है, जो redbus.com ऐप है, ये सेलम के 2 बच्चों ने बनाए थे जो 600 करोड़ में इन्होंने बेचे। तो आज की दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है। जितना आप करना चाहो, आपको अपडेटेड होना मात्र जरूरी है। लेकिन आप बोलोगे कि हम पुराने स्टाइल में सोच रहे हैं, तो पुराने सोच को आज की तारीख में कोई जगह नहीं है। आज की तारीख से अपडेटेड होना चाहिए। अब रही बात भाई, आप सबको बिजनेस में किन किन को इच्छा है कि मेरी बिजनेस बहुत बढ़नी चाहिए, बहुत डेवलप होनी चाहिए, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो शरीर रूपी पुर्जा बना है, ये पुर्जा थोड़ा विचित्र रूप से भगवान ने बनाया है। हमारा 24 घंटे में एक तरफा दिमाग ही काम करता है, आपको बता दूं तो, या तो राइट करेगा या लेफ्ट। आप में कोई लेफ्ट हैंड के लिखने वाले लोग हैं क्या? लेफ्ट हैंड, तो उनका राइट ब्रेन काम करता है। जो राइट से काम करते हैं, अभी दातुन करेंगे तो भी वो राइट से ब्रश पकड़ेंगे, खाएंगे तो भी राइट से, लिखेंगे तो भी राइट से। राइट से काम करने वाले कितने हैं? तो इनका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। यानी आप जिस हाथ से काम करते हैं, जिस पैर से ज्यादा उपयोग करते हैं, उसका अपोजिट ब्रेन काम करता है आपका। तो जितने बिजनेसमैन हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि आधा ब्रेन जब काम करता है तो उसके काम करने के तरीके अलग हैं। जब राइट हैंड से काम करते हैं ना, ये ज्यादा इमोशनल होंगे, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन इमोशनल ब्रेन है। उनके इमोशंस ज्यादा होंगे और इमोशन से ही नुकसान होगा उनको। कौन कौन राइट हैंड वाले हैं, उनके इमोशंस, भावनाएं ज्यादा होगी उनमें, और वो भावना ही कहीं ना कहीं उनको ले जाके फंसाएगी। और जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो तर्क वाले होंगे, ज्यादा तर्क कुतर्क करेंगे, ये क्यों ऐसे, वो क्यों ऐसे, क्योंकि राइट ब्रेन तार्किक ब्रेन है। उसका काम है कि किसी चीज को जल्दी नहीं मानना, उसको सोच समझ के मानना। तो जो आज की नई पीढ़ी है, अधिक से अधिक, आज के युवाएं अधिक से अधिक लेफ्ट में काम करते हैं, तो उनका तर्क ज्यादा होता है। लेकिन बिना तर्क कहीं ठग जाएंगे, बिना इमोशन मशीन की तरह हो जाएंगे।
ये दोनों को बैलेंस करने के लिए कोई भी बिजनेस हो, जब सुबह आप ब्रश करते हैं तो रेगुलरली जिस हैंड को आप यूज करते हैं उसके अपोजिट हैंड से 5 मिनट तो भी ब्रश करने की रोज एक छोटा आदत डालेंगे तो दोनों ब्रेन एक साथ काम करने से आपका पूरा पावर आपके साथ काम करेगा और आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। और कोशिश करना कि कोई बकेट उठा रहे हैं, कोई चीज उठा रहे हैं तो अपोजिट वाले हाथ का उपयोग पूरा करें एक बार। यानी किसी भी हालत में अगर आप दुकान में फ्री बैठे हैं तो जिस हैंड से काम करते हैं दूसरे हैंड से एक 10 बार साइन करने की कोशिश करें, दूसरे हैंड से कुछ आदत डालें कि कुछ करें। अगर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक ऊर्जा नए रूप से प्रकट होकर आ रही है, क्योंकि ये आधा दिमाग जो काम करता है उनका पूरा नेचुरली ब्रेन या तो इमोशनल या तार्किक होता है। अगर दोनों यूज करते हो तो आप परिपूर्ण होने की कोशिश करते हो। इसलिए दो हाथों से काम करने की कोशिश करिए, इसमें फायदा ही फायदा है। और जो दुकान हो, इंडस्ट्री हो या छोटे दुकान, वास्तु का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, वो साइंस है। ये पृथ्वी में आप देखिए, जब आप कंपास पकड़ते हैं तो कंपास हरदम नॉर्थ को दिखाता है ना साहब। जब वो बराबर नॉर्थ को दिखाता है मीन्स एनर्जी नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है। तो वो एनर्जी जो फ्लो हो रही है उस हिसाब से अगर हर चीज को आप व्यवस्थित कर लेते हो तो अपने आप आपके हर चीज व्यवस्थित होने लगेंगे, क्योंकि आप एनर्जी के फ्लो के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हो। अगर एनर्जी के साथ अलाइन हो गए तो आपका हर काम अलाइंड होके चलेगा। उसके लिए वास्तु होना बहुत जरूरी है। अब 2-4 सवाल आपका हम सुनते हैं, फिर 10 मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूं जो फिर शुरू करता हूं, क्योंकि समय हो रहा है, 5 बज गई, एक 10 मिनट हम चलाते हैं। कोई भी अपने बिजनेस संबंधी या कोई भी जानकारी संबंधी सवाल करना हो आप कर सकते हैं। बठिंडा वासियों को प्राथमिकता दी जाती है। ये भैया को दो, वो कहाँ से आए? बठिंडा से आए? हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी 25 साल से बर्तन का काम कर रहा हूँ, तो उसमें तरक्की नहीं मिल रही। मतलब देखिएगा आप, मुझे ये बात को आध्यात्मिक रूप से जवाब चाहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से चाहते हैं? वो मैं दोनों तरफ से, आप जैसे दोनों तीनों नहीं, आप अध्यात्म को मानते हैं? हम मानते हैं। हाँ, तो आपको अध्यात्म के रूप से बोलता हूँ। देखिए, बर्तन के काम स्टील के होते हैं अध्यात्म के हिसाब से, और स्टील का काम शनि के अधीन होता है। जिसका शनि नीच का होगा वो चाहे जितना बर्तन का मेहनत कर ले वो कभी उस धंधे में प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ग्रह उसके साथ अनुकूल नहीं है। अगर बर्तन का काम अगर अनुकूल होना हो तो शनि पूर्ण अनुकूल होना चाहिए। ज्वेलरी का काम पूर्ण रूप से सफल होना हो तो गुरु पूर्ण रूप से अनुकूल होना चाहिए। आप अपनी कुंडली को एक बार अच्छे से किसी ज्योतिष से चेक करवाएं, क्योंकि आपके कुंडली में मैं देख रहा हूं शनि वैसे ही चौथे स्थान पर बैठा है तो शुभ नहीं करेगा। आपके कुंडली में शनि चौथे स्थान पर है ना, इसलिए वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने कहा ना, जब गुनगुनापन आ रहा है कंफर्टेबल जोन में पड़े रहने से अच्छा है गड्ढे से कूद के दूसरा रास्ता पकड़े। वही होशियार आदमी करता है। अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि इतने वर्ष से इस धंधे में कोई फायदा नहीं है तो उसी के पकड़ के रगड़ना नहीं चाहिए, तुरंत दूसरे काम में जाके वहां प्रगति करना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आपको पहले ही सोचना चाहिए कि आगे का काम कैसे रहेगा, सफल रहेगा कि नहीं। अंधेधुंध किसी में कूदे तो ऐसा होगा कि कुएं से निकल के समुद्र में कूद गए, ऐसा हो जाएगा। इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके लिए स्टील का धंधा राशि कारक नहीं है, ये बात है, वो आपको लाभ नहीं देगा। गुरुजी मेरा मसाले की फैक्ट्री है। बताइए। 3 साल से काम कर रहा हूँ इसका जी। और ग्रोथ तो आ रही है प्रॉपर, जो चाहता हूँ वो नहीं आ रही जी। क्या चाहते हैं आप? इतना ग्रोथ की
जैसे नहीं उस देखिए ग्राउथ आने के लिए दो चीज का ध्यान रखिए। एक तो उतना ग्राउथ आने जितना आपके अंदर में वो फायर क्रिएट करिए, वो मेहनत करिए। दूसरा वो नहीं आ रहा है ऐसे मत सोचिए, क्योंकि वो आता ही होगा, आपको नहीं दिखेगा। ऐसे सोचेंगे तो आप आपके मन से ब्लॉकेज डालेंगे उसमें। रात में सोते समय एक टारगेट आप रख लीजिए। कितना टारगेट? 100 करोड़ 50 करोड़ ऐसा टारगेट रखिए। मेरा काम 50 करोड़ का हो रहा है ऐसे सोते समय, क्योंकि सोते समय अपना ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है और अल्फा स्टेट में ही सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स अंदर जाते हैं। तो सोते समय आप बोलिए कि 50 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, 50 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, ऐसे बोलिए। सुबह उठते समय भी यही बोलिए। ये बोलते रहिए। 1 साल में देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रगति आपके साथ हो रहा है, बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट हो रहा है, 100% होगा। वैसे आपका आशीर्वाद मिला है सर, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। वैसे पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जब से आपको फॉलो करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छा है, अच्छा। प्रणाम गुरुदेव। काम तो बहुत अच्छा है गुरुदेव, और बस आपका आगे और तरक्की हो, आशीर्वाद चाहिए। भाई हो, उसीलिए तो बुला के देखो भाई, मेरे तो साधक हूँ, मैं कोई ये ऐसे सेवा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ। मैंने सबको बुलाया ही इसीलिए, बातों के बहाने मेरा नजर पड़ेगा तो भटिंडा के व्यापारियों का कल्याण होगा, बुलाया ही इसीलिए। ये बातें करने नहीं बुलाया, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई बातें करने वाला नहीं हूँ। मैं तो बुलाया ही इसीलिए हूँ कि किसी बहाने मेरे सामने आएंगे तो ईश्वर के दरबार में कृपाई होगी, इसीलिए ही बुलाया। गुरुजी प्रणाम। बोलिए। मैं माइक नजदीक रखिए अपने पास। गुरुजी प्रणाम। मैं भवानी शंकर शर्मा नाम है मेरा। मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ सर, लेकिन नॉलेज अच्छी है, बहुत डीपली स्टडी करता हूँ, लेकिन जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। देखिए मैं एक बात आपको कहता हूँ, हमारी ऑरा फील्ड निर्मित करती है हमारे जीवन को। हमारा आभा मंडल निर्णय करता है कि हम क्या बनेंगे, लेकिन आभा मंडल बनता है थॉट से। आप ध्यान रखो, आप कभी भी किसी भी हालत में मेरा काम कमजोर है ये सोचना बंद कर दो। अभी देखो, एक डॉक्टर बोलता है कि आपको 3 टाइम एक कड़वी गोली लेनी है, तो डॉक्टर जैसे बोला वैसे आप लोगे कि नहीं भाई? आप जैसे डॉक्टर बोला वैसे करोगे कि नहीं? तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आप लोग ये सोचना बंद कर दो कि बंगला मिलने के बाद, गाड़ी मिलने के बाद, चीजें मिलने के बाद मैं खुश होऊंगा, क्योंकि वो नहीं मिलने जब तक आपका आभा मंडल नकारात्मक होता है तो वो कभी मिलने की संभावना ही जीवन में नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिलने के बाद मैं खुश रहूंगा जो बोलते हो, विज्ञान को समझना पड़ेगा। आप खुश रहोगे तो ही वो मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप मस्त हो जाओगे कि मेरे साथ मेरे स्टॉक मार्केट के काम में बहुत मजा आ रहा है, ऐसे मन को राजी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉस्पेरिटी का वाइब्रेशन जब एंटर होगा, बाहर से भी प्रॉस्पेरिटी दृश्य रूप से प्रकट होने लगेगा। विजिबल मटेरियल्स को इनविजिबल थॉट के प्रोसेस से ही आप क्रिएट कर सकते हो। जब इनविजिबल थॉट से आप अंदर में समृद्धि को बनाते हो तो बाहर से आकर्षित होकर समृद्धि आपके जीवन में आना चालू करता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिवेशन को हर व्यक्ति समझना चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। आप एक बार भी सोच लोगे बीच में कि मैं कुछ भी सोचूं वो होता नहीं है, तो तुरंत वो अपने प्रगति को काटता है। हमारा सोच ही सब काम करता है। सोच से राजा हो जाओगे तो जीवन से भी राजा हो जाओगे, ये बहुत जरूरी है। गुरुजी प्रणाम। कहाँ से आए हैं भाई? बठिंडा से। बोलिए, क्या धंधा करते हैं? गुरुजी मेरा मेडिकल का काम है, होलसेल का। तो धंधा ऐसे चलता है, एकदम तो पूरा मतलब कि फास्ट अच्छी 6 महीने चलेगा, फिर एकदम से बिल्कुल 0 डाउन पे आ जाता हूँ। फिर वो 1 महीने संभल के, फिर प्रॉपर 2-3 महीने लग के फिर वो शुरू होता है दोबारा। मैं देख रहा हूं कि आपके दुकान के पास में सीढ़ियां जा रही है। हाँ जी बिल्कुल सही है जी। वो मैं देख रहा हूं। सही है बिल्कुल। तो वो जा भी रही है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड है वो। ठीक है जी। तो वो वास्तु का तकलीफ देता है।
उसी कारण से आपको वो परेशानी आ रही है, क्योंकि बांग के पास वाला वास्तु आपको किसी प्रकार से उस एनर्जी को पूरी तरह आने से परेशान कर रहा है। तो एक वास्तु यंत्र नाम का एक यंत्र मिलता है, उसका नाम है वास्तु यंत्र। ठीक है जी। आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं? जाते हैं तो सरला सर वगैरह हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। हाँ, तो कहीं भी अभिषेक होता हो हाँ जी। उस समय उस जगह वो यंत्र देके अभिषेक करवा लीजिए, फिर अपने दुकान में लाके उसको रख लीजिए। उसके बाद आपके धंधे को कोई नहीं रोक सकता, बढ़िया से होगा। वो वास्तु प्रॉब्लम है, वो वास्तु के परेशानी से ये हो रहा है। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव मेरा नाम रवि है, मेरी कोल्डर की फैक्ट्री है। गुरुदेव मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बिजनेस था। 2013-14 के बाद गुरुदेव मेरी एकदम मैं डाउनफॉल पे आ गया, मेरा बिजनेस बिल्कुल एक तरह से बंद ही है गुरुदेव। देखो भाई, आप लोगों को बताता हूँ, आपकी जन्म कुंडली को सब लोग चेक करना। कौन कौन जन्म कुंडली रखे हुए हैं वो लोग चेक करना। अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु इसके बीच में सभी ग्रह आए हों तो इसको सर्प योग कहते हैं। ये जिसके पास होता है वो सबसे होशियार होगा, लेकिन सबसे परेशान होगा। ये भाई की बात कर रहा हूँ, ये वैसे उस गली में सबसे यूं समझदार होशियार माने जाएंगे, लेकिन अपने काम में पीछे रहेंगे। इसका कारण है सर्प दोष। आप सर्प दोष का निवारण करेंगे तो जरूर उसका फायदा होगा भाई। गुरुदेव एक छोटी सी बात और। पहले कोई सर्प दोष का निवारण किया? नहीं गुरुदेव। तो वो कर सकते हैं। ठीक है गुरुदेव, एक मेरी फैक्ट्री के पास शमशान घाट है, बिल्कुल साथ में ही है, तो उसका थोड़ा सा मैं। मचान घाट का कुछ नहीं है, उसको आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तकलीफ फैक्ट्री के पास तो वहाँ लगा हुआ ट्रांसफार्म जो है, फैक्ट्री के सामने जो कॉर्नर में ट्रांसफार्म लगा है वो सीधा नॉर्थ की ओर लगा हुआ है, वो भी तो वो आपके वास्तु को बिगाड़ता है। वो मैं बोलना नहीं चाहता था, बहुत सारा बोले तो कई लोग यूँ दिमाग में ऐसा आ जाता है कि भाई अरे हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव बात ही नहीं करें। लेकिन आपने बोला मसान का, तब मैं ये बोला उल्टा मसान आपको फायदा करता है, क्योंकि उस मसान में जो देवता का स्थान बनाया हुआ है उसमें वहाँ के भूत सब बंधे हुए हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा वो जो एक मसान में जो वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे छोटा सा जो स्थान बना हुआ है वो स्थान के देवता उन भूतों को बांधे हुए हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, जय गुरुदेव। आपको कोई परेशान नहीं आएगा। मसान से परेशानी नहीं है। वो ट्रांसफार्म जो है वो ईस्ट और नॉर्थ की साइड होने से वास्तु आपका साउथ वेस्ट की साइड कमजोर हो गया, तो फैक्ट्री में जो होना चाहिए वो काम नहीं होगा, नहीं हो रहा गुरुदेव। वो वास्तु प्रॉब्लम है। ठीक है जी गुरुदेव। चलो एक दो दूसरा काम भी करते हैं, एक दूसरा काम करते हैं। बोल बेटा, गुरुदेव। कहाँ से आया बेटा? जगरांव से जी। जगरांव। हाँ बोल बेटा, इसके साथ आया, तेरा भाई है? हाँ, चुड़िया का काम भाई है मेरा। तेरी भाषा मैं नहीं समझ पाऊंगा भाई। दुपट्टों का स्टोर है मेरा, कपड़े का काम है। कपड़े हाँ का। बोल बेटा बोल। ओ ऐसे ही है सर, कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, ज्यादा चलता नहीं है। देख भाई, मैं कुछ बोलूं गलत मत समझना, करेगा मैं जो बोलूं। हाँ जी हाँ जी। जिससे भी सामान खरीदते हो प्रॉपर पेमेंट किया करो, अपने काम का पेमेंट प्रॉपर किया करो, क्योंकि कई लोगों के माल तुम्हारे पास आते हैं उसका पेमेंट बराबर पहुंचता नहीं है। तुम्हारा आदत है खींच खींच के देने का। जिस समय तुम अपना आदत सुधारोगे तुम्हारे लिए पुण्य भी सुधर जाएगा। यही दुख है, तुम अपने दुख खुद ही झेले हुए हो। ऐसा बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या करें भाई, हम मुझसे पूछ लिया तो सब बोलना पड़ेगा। गुरुदेव कोटि कोटि नमन गुरुदेव। गुरुदेव मेरा गोल्ड ज्वेलरी का काम है, लाखों में टर्नओवर है महीने का, लेकिन करोड़ों में भी होता है। बड़े बड़े क्लाइंट हैं। अरे ज्वेलरी में अब लाखों सब कोई बात थोड़ी है। 70 लाख किलो बिक रहा है, रोज 5 किलो बेचे तो ही 4 करोड़ का धंधा हो गया। लेकिन गुरुदेव ये कोई बड़ी बात। हमारा कृष्णगिरी बहुत छोटा है साहब, बठिंडा में 10% ही है मेरा गांव। आप आके देखना, वहाँ कुछ कुछ दुकानों में रोज 20 किलो सोने का धंधा है। वो इतने छोटे गांव में 20 किलो सोना रोज बिकता है।
कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बोल क्या पूछना है। लेकिन गुरुदेव टर्नओवर होने के बावजूद भी आखिर उतना प्रॉफिट हाथ में नहीं बचना जितना बचना ज्वेलरी चाहिए। में प्रॉफिट नहीं है भाई, ज्वेलरी में कहाँ प्रॉफिट है, ज्वेलरी का प्रॉफिट लिमिटेड है, क्योंकि वो ग्राम पर जो 5 रुपया 10 रुपया जो रख के बेचना है वही बेचना है। हमको होशियार होना चाहिए। देखिए आप ज्वेलरी का धंधा करते हो तो साथ में पहले ये ध्यान दो कि कौन से रत्न, कौन सी चीज़ें आपको फायदा देती है और फेवरेबल है। उन ज्वेलरी के धंधों में कुछ रत्नों का धंधा भी साथ जोड़ के किया करो, क्योंकि रत्नों के बारे में अभी मैं दुनिया को ट्रिक सिखाऊं वो अच्छा नहीं है, लेकिन जब साथ में बहुत सारे रत्न होंगे, ज्वेलरी खरीदने वालों को रत्न लगाया हुआ गहना दोगे तो रत्न में 30 के 3000 होने की संभावनाएं हैं। जय गुरुदेव। अब ये मैं बताने जाऊं कितना खराब लगे, इसलिए मुझे मत पूछवाओ। आप ही समझना चाहिए कि हमारे पास पैंट है लेकिन हम अधूरे लग रहे हैं तो खुद ही शर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में जो जो चीजें सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, अभी ज्वेलरी कर रहे हो तो इसमें जितने भी जेम्स है वो सब उसके सपोर्टिव फैक्टर है। आप गहना बना रहे हो तो उसमें मोती लगाओ, पन्ना, हीरा, माणक जो जो लगवाना है, उसके कोई एमआरपी नहीं है। आप देखिए गूगल में, ये जो यूट्यूब में है, 50 रुपए के पन्ने की कंकर को ये लोग 7000 में बेच रहे हैं। यूट्यूब में देखिए वीडियो में आप, तो 7000 नहीं तो 2000 में ही बेचना भाई। रोज एक 50-100 ऐसे बेचेगा तो हर दिन 1 लाख की कमाई तो रत्नों में ही हो जाएगी। क्या करना है, जय गुरु। ये हमको सोचना चाहिए। ये हमको सोचना कि देखो अभी गहने में, सोने में कम प्रॉफिट हो रहा है करके ज़्यादा प्रॉफिट करोगे तो कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो हर आदमी तोलता है। देखो किसी भी किराने के दुकान में कोई जाता है तो शक्कर का भाव, गेहूं का भाव, चावल का भाव ही वो पूछने वाला है और कुछ नहीं पूछेगा। शक्कर क्या भाव है, गेहूं क्या भाव है, चावल क्या भाव है, चने की दाल का भाव आपके हाथ में है। ये आप समझ लेना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना, लेकिन मुझे वो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अनीति का पैसा टिकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट में ये सब काम होते रहते हैं। हमको कुछ ना कुछ एक सपोर्टिव धंधा साथ में रखना चाहिए। जय गुरु। गुरुदेव लेकिन बरकत हो, बरकत खर्च बहुत होते हैं। अरे वो सब बरकत ही होगा, खर्च तो आज का जमाना है। तेरी पत्नी जैसे नचाएगी तू नाचेगा तो खर्च तो होगा ही। हाँ, तेरी पत्नी नचाती है तुझे और कोई खर्च नहीं है। खर्च पूरा पत्नी का नाच का खर्च है। और अगर देखो मैं जो है वो बोल देता हूँ भाई, आप जानो फिर तो हाँ फिर आप जानो, तो खर्च को तो तुम सोच के करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। अभी खर्च हम करते हैं कि कोई जबरदस्ती हमारे हाथ से खींचता है? करते तो हम ही हैं। हाँ, तो हमको कितना खर्च करना चाहिए, मनोदृढ़ता के साथ वो काम करना चाहिए। बिना फालतू का खर्चा करना भी नहीं चाहिए, जहाँ खर्चा करना वहाँ पीछे हटना भी नहीं चाहिए। ये ध्यान रखोगे तो फायदा है। जय गुरुदेव। चलो ये स्वामी जी दंडवत प्रणाम। बोलो माता जी। स्वामी जी हमारी बॉक्स मेकिंग की फैक्ट्री है। क्या माता जी? बॉक्स बनते हैं जी। बॉक्स मेकिंग, हाँ बोलिए। कार्टून कार्टून हाँ बना, जी, कार्टून छोटे भी, मोनो बॉक्स भी और मास्टर कार्टून। बोलिए माता जी। स्वामी जी जैसे आपने ज्वेलर्स को बताया कि काली हल्दी रखने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो गई, वैसे जो हमारा डुप्लेक्स और SBS पेपर रखते हैं तो इसमें हम क्या रख सकते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा तरक्की करें? वैसे भगवान की कृपा से बहुत है। मोतियां रख उसका सकते हैं दिया- माता जी, थोड़ी सी मोती। मोती, हाँ सुच्चा मोती। हाँ, वहाँ पर मोती होगी तो आपके काम में प्रगति होगी, क्योंकि मोती और पेपर दोनों का केमिकल फार्मूलेशन सेम ही है। जहाँ मोती होगा वहाँ कार्टून बिजनेस में अपने आप डेवलपमेंट होगा, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्वामी जी दंडवत प्रणाम आपके चरणों। खूब आगे बढ़ो माता जी। कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने दो ना 2 मिनट भाई। हाँ चलो, अभी इन व्यापारियों में जितने आए हैं, व्यापार अच्छा है लेकिन शारीरिक परेशानी के कारण व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। कोई घुटना दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द के कारण, सिर दर्द हो, माइग्रेन कई वर्षों से कोई कष्ट हो, तो वो कोई हो तो आए मेरे पास आगे उठ के बैठो। पूछना माता जी, आपको नहीं बोला मैं, आपको नहीं बोला।
व्यापारी को बोल रहा हूँ, व्यापारियों की परेशानी के लिए पूछ रहा हूँ। आपको क्या तकलीफ है भाई? अभी है क्या तकलीफ? अभी होना चाहिए, जो है नहीं उस तकलीफ के लिए मत आना। मेरी एक साइड के अंदर लात में L4 L5 दबी हुई है जी। उससे क्या होता है आपको? उससे पूरी लात में क्या धंधा है आपका? धंधा इंटरलॉकिंग की फैक्ट्री है जी, और स्पेयर पार्ट का 2 काम है। ठीक है, आप इधर आइए, आगे आइए। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। आप बैठिए तो 2 मिनट, बैठ तो जाइए, उधर ही खड़ी है, कोई बहुत नजदीक आने की जरूरत नहीं है। कहाँ दर्द है बोलिए? जैसे मैं बैठता हूँ तो बैठा नहीं जाता जी, चौकड़ी नहीं लगती मेरे से। चौकी नहीं लगती? हाँ जी। तो चौकी लग गई तो लग गई, आपका आशीर्वाद है जी। किकर वाली रूपा में दिया था आपने आशीर्वाद। हाँ। उस समय मेरा बिजनेस नहीं था, दबा हुआ था कर्जे से, और आपके आशीर्वाद दिया, आपकी चमत्कारी घटना घटेगी। तो मेरा कर्जा उतरने के लिए मेरे को चलते हुए एक चुनाव के अंदर 10 लाख मिल गया और मेरा कर्जा उतर गया। किकर वाली रूपा में जब आप आए थे पंजाब में। हमारा काम क्या है भाई? आशीर्वाद देना ही तो काम है। चलो अभी एक बात सुनो, हाँ जी। अभी ठीक कर देता हूँ बीमारी, लेकिन दिसंबर 31 के पहले 5 दिन कृष्णगिरी आके सेवा देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर नवरात्रि में दो तो और तरक्की करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जय जय गुरुदेव। कहाँ दर्द कर रहा है बोलो? मैं बैठता हूँ, बैठा नहीं जाता जी, पूरी दर्द होता है लात में। नीचे नहीं बैठा जाता? बिल्कुल नहीं बैठा जाता। अभी बैठा दें तो? आपका आशीर्वाद है जी। कृष्णगिरी नवरात्रि में पहुंच के भजन करना। बिल्कुल। आप फोगट में ही सब आशीर्वाद ले लो तो काम नहीं है। मेरी पत्नी तो पहले आई हुई है, उन्होंने बोल रखा कि जाना है इस बार नवरात्र। देखो पत्नी जब पुण्य बढ़ाएगी तो पत्नी को स्वर्ग मिलेगा क्या? स्वर्ग में पति को भी एंट्री है। स्वर्ग में अपने अपनी भक्ति की एंट्री है कि पति को पत्नी के कारण फोगट में एंट्री होगा? पत्नी भजन कर रही है तो पत्नी जाएगी स्वर्ग में। तुमको जाना हो तो तुम भजन करो, पत्नी का चक्कर में मत बढ़ो। बिल्कुल। कौन है पत्नी? देखूं तो सही जो आ रही है। कहाँ है पत्नी? उधर बैठे हैं। कहाँ बैठी? उठी नहीं पत्नी? उठ खड़े जी, सामने। अच्छा यही पत्नी है, चलो अच्छी पत्नी है आपकी। 2 मिनट बैठिए तो इधर, अभी एक पिक्चर चल ही रहा है। इधर आप बेटा। कौन है बेटा? कौन है? उनको माइक दे के ऐसे खड़ा हो गया। लो लो माइक लो, लो माइक लो। देखो अब सब ठीक हो गया, देखो। अरे देखो दर्द मिट गया, बैठो नीचे। हाँ देखो अब दर्द है क्या? नहीं है जी। हाँ बिल्कुल नहीं। कितना है? ऐसे बैठा नहीं जाता जैसे मैं बैठा हूँ। हाँ इस प्रकार बैठता था, सीधा बैठ गया। ऐसा कभी बैठे नहीं। आज कैसे बैठ गए? आपका आशीर्वाद है। अभी थोड़ा भी दर्द है क्या? नहीं। तिल भर भी? बैठा हूँ, सही हो गया, या मामूली सा महसूस हुआ थोड़ा। 1% भी नहीं हो सकता, एक तिल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबको तारने वाली पद्मावती के चरण में आए हो आप। सवाल नहीं है कि बीमारी हो सकती है। उठो वापस। देखो इधर दर्द है क्या? नहीं जी। घुटने में है क्या? नहीं जी। उधर है क्या? इधर बैठा तो मामूली सा हुआ था बिल्कुल। अब बैठो, होगा नहीं, एक तिल भर भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर नवरात्रि में कृष्णगिरी नहीं आए तो वापस वो आ सकता है, वो जाने राम जाने। नहीं सही है जी। अब मेरे रहते कुछ नहीं आ सकता। बिल्कुल। सबका बाप हूं। बिल्कुल। देखो मैं कोई व्यापारियों को गाइडेंस करने वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। 22 वर्षों तक हिमालय और मशान में बैठा हुआ साधक हूँ। मैं तो बुलाया ही इसीलिए कि बठिंडा के लोगों पर मेरा नजर पड़े और उनकी प्रगति होती रहे। मैं तो बोलने का तो बहाना है मेरा। गया बीमारी? बिल्कुल। जाओ। जय जय। ये भाषा क्या बोले देख। गुरुदेव मेरे को अस्थमा की और हार्ट की प्रॉब्लम है। क्या उम्र है? 71। देखिए आपके घर में कुलदेवी का श्राप है, समझा ना। आपके पिताजी भी बीमारी रहते थे, आपको बता दूं। आपके दादाजी भी बीमारी रहते थे। 4 पीढ़ियों से कुलदेवी का श्राप है। आप कुलदेवी की व्यवस्थित एक पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न करिए, आस्थमा तो ठीक हो जाएगा। हार्ट का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो मसान में जा रहे हैं सबको बचा दूं तो धरती में फिर जाएगा कौन? वो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।
आस्थमा ठीक हो जाएगा। आप कुलदेवी की व्यवस्थित जाके उनके स्थान पर दर्शन करके श्राप मोचन पूजा कराइए। 4 पीढ़ियों से श्राप है, आपका बेटा भी दुखी है दूसरे कारण से, है कि नहीं? बोलिए, माइक में बोलिए। है जी। हाँ है, तो ये 4 पीढ़ियों का श्राप लगा हुआ है, इसको ठीक करिए तभी कल्याण होगा। तो कुलदेवी कौन सी है जी? हमारे वैसे कुलदेवी की नहीं, हमारे श्याम बाबा की पूजा होती है। नहीं, श्याम बाबा ये सब आपके माने हुए हैं। हाँ जी। आपकी कुलदेवी आपकी 4 पीढ़ियों से पूजा से छूट गई है और वो आप पर क्रुद्ध होके दुख दे रही है। आप अपनी कुलदेवी, मैं तो अभी बता दूं उसकी बात नहीं, आप ढूंढिए और भक्ति करिए तो वो ज़्यादा प्रसन्न होगी। उसको ढूंढना जरूरी है। श्याम बाबा सब किसी के कुलदेवी नहीं होते, वो तो हमारे माने हुए देवता हो जाते हैं। कुलदेवी तो कुलदेवी ही होगी उसकी। आप 1000 श्याम को मानिए, राम को मानिए, सबसे पहले है कुल देवता, उनको मानना जरूरी है। आप बाकी सब मानिए, हम कोई मना नहीं करते। आपके पिताजी भी लास्ट में कितने दुखी हुए आप ही सोच लीजिए। आपके दादाजी कितने दुखी हुए, आपका बेटा भी काम बगैर परेशान हो रहा है, आप देख लीजिए। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता लोगों के सामने, आप ही देख लीजिए, आपका कल्याण होगा। आस्थमा तो ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हार्ट वाट का तो मेरे पास कोई बात नहीं है। वो बताना माता जी, क्या बताना है वो बाद में करना, व्यापारियों का है अभी बड़ा मौका। भैया क्या आपको कुछ बोलना है? आइए आगे आइए। आप 2 मिनट बैठिए, बैठिए, मैं बुलाता हूं, इधर ही बैठ जाइए। चलो अभी 5:30 बजने आई, मुझे प्रवचन करने नहीं दोगे लगता है आप लोग। गुरुजी प्रणाम। बोलिए। गुरुजी घुटनों में एक घुटना तो कहाँ से आए हैं? बठिंडा लोकल। परसों आए थे आप? हाँ जी, परसों एक घुटना तो हो गया जी ठीक मेरा अपने आप आशीर्वाद दे रहे थे तो उस टाइम हो गया, एक में दर्द है अभी। वो तो आपको मैंने फोगट मत, मैं वैसे खड़ा होके तो कुछ नहीं किया, वो बैठे बैठे ऐसे ही ठीक होता है। वो तो दृष्टि का प्रभाव है, लेकिन आप कह रहे हैं कितना दर्द कर, कहाँ दर्द कर रहा है? इस पैर में, इसमें दुख रहा है? बहुत दुख रहा है क्या? ज्यादा नहीं, मतलब दर्द, मतलब बैठा नहीं जाता, बैठ के फिर उठना मुश्किल हो जाता है। अच्छा आइए बैठिए, बैठिए, कैसे क्या होता है देखते हैं। बोलो पद्मावती मात की जय। अब खड़े होइए। अब है क्या दर्द देखिए? हाँ है नहीं ना, जाइए। हाँ, अब बैठिए। गुरुजी की जय। हाँ जाइए। क्या आपको परेशानी है? बोलिए। दुकान में मन नहीं लगता। आपका? हाँ जी। क्या उम्र है आपका? 55। बचपन में लगता था मन, युवा में क्या अब तब से ऐसा ही है? नहीं, बचपन में बहुत लगता था। अब क्यों नहीं लगे? आप पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। क्या नाम है आपका? क्या धंधा है? कपड़े का काम है। हाँ कपड़े का काम है। देखिए, आप जहाँ सामने बैठते हैं देख के, वो ईशान कौन है, और ईशान में मुंह करोगे तो मन नहीं लगेगा। अपनी दिशा को सुधारिए, बैठने का मन अपने आप लगेगा, और कुछ नहीं। चलो भाई, मुझे कुछ और कोई बीमार दुखी तो क्या है बेटा? प्रणाम गुरुजी, मैं विशाल हिमाचल से आया हूँ। मेरा एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम है और मेरे बिल्कुल फिजिकल फिटनेस नहीं है। पिछले 4 सालों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। क्या फिजिकल फिटनेस मीन्स व्हाट? सर मेरी नीज में बहुत दर्द होती है और बैक में है, और मैं डायबिटिक हो गया हूँ बड़ा गंदे तरीके। 1 महीना कृष्णगिरी आके सेवा करना पड़ेगा भाई। वो भी वहाँ रुकने का पैसा देना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी, देख लो। क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहन का श्राप है। आपस में बंटवारे में कुछ गड़बड़ हुआ है, या किसी प्रकार से कोई कुछ हुआ है जो श्राप है। 1 महीना कृष्णगिरी सेवा करना पड़ेगा। अब कहाँ का दर्द है? बहुत ज्यादा है? जब सब चलता हूँ बहुत ज्यादा होती है। बैक पेन है क्या? बैक भी होती है। अभी है क्या? अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो फिर क्या करना? अभी क्या दर्द है तुमको? सर नी में जी।
हाँ चलो ठीक हो गया। देखो जी गुरुदेव, फर्क है जी बहुत ज़्यादा। फर्क है वो नहीं बोलना, तिल भर भी दर्द नहीं होना चाहिए जब तक तुम मुझे बताओ। एक क्षण में तिल भर भी दर्द नहीं होगा। अच्छे से देखो, थोड़ा भी फर्क हो जब तक तुम मुझे बोलो, एक तिल भर भी फर्क नहीं होना चाहिए। जी गुरुदेव ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। हाँ चलो जाओ। ये कोई मेडिकल कैंप जैसे हो गया भाई। ये अभी व्यापारियों का प्रवचन तो दूर रहा, ये कोई मेडिकल कैंप टाइप होने लगा। अभी शांत बैठो, अभी भाई बैठ। किसी को कोई सवाल पूछना तो पूछ लो धंधे का। नहीं आप सब बैठो, घड़ी 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 करते हो। बोलिए आपको क्या है? माता जी को वहां भेजो ना, उस जगह क्या है, लेडीज में भेजो ना। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बोलो महाराज जी भैया। प्रणाम। महाराज जी लोहे के काम में क्या आइटम रखनी चाहिए जो सेम केमिकल कॉम्पोजिशन हो? आपका लोहे का काम है? हाँ जी। लोहा मीन सरिया क्या? हार्डवेयर मशीनरी पार्ट्स वगैरह। जहां भी लोहे का काम हो, 1 लीटर तिल का तेल का डिब्बा वहां हो तो काफी है। तिल में लोहे का तरंग है, या तो आप साबुत तिल भी रख सकते हो, काला तिल 1 किलो। 1 किलो ठीक है, काला तिल। काला ठीक है, लिफाफे में बांध के रख दें। कैसे भी पैकेट जैसे तिल का पैकेट आता वैसे ही रख सकते हैं। ठीक है महाराज। सतगुरु देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बंदन। गुरुदेव, मेरा मेडिकल का काम है जी, होलसेल रिटेल का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि लोहे के साथ तिल का तेल, अन्य आभूषणों के साथ काली हल्दी, और मेडिकल के बिजनेस में क्या हम ऐसा साथ में रख? मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग दवाइयाँ बनती है, तो कोई एक पदार्थ नहीं है, उसमें कई पदार्थ है। धन्वंतरी देव का एक फोटो लगाना आपके दुकान में, वो काफ़ी है उस धंधे को सर्वोत्तम बनाने के लिए। धन्वंतरी देवता का फोटो, सतगुरुदेव महाराज, उसमें सब कुछ हो गया। जी महाराज। कहाँ गया वो घुटना दर्द वाला भाई यहाँ जो था अभी? बिल्कुल ठीक है बेटा, एक तिल भर भी नहीं है ना? हाँ ऐसा मत बोल। जय हो गुरु जी की। बोल बेटा। पीठ में बहुत दर्द रहता है। हाँ बेटा, देखने में पहलवान जैसा है तू। मेरा जिम है गुरु जी, लेकिन दिक्कत ये आती है 1 साल 1.5 साल के बाद ना पूरे शरीर में, पूरे जोड़ में दर्द रहने लग जाता है, जैसे कोहनी में, घुटने में, बैक। देखो भाई, आज के तारीख में हम लोग ज़्यादातर सनलाइट में जाते ही नहीं है। हमारा सनलाइट का जो ग्रास्पिंग है, कंज्यूमिंग बहुत जीरो हो गया है। अगर आप सनलाइट नहीं लेंगे तो विटामिन D3 B12 होगा नहीं हमारे शरीर में, तो जोड़ा दर्द बीमारी सब होगा ही होगा। हर एक आदमी को चाहिए कि सुबह सूर्योदय, तुम सूर्योदय के समय उठते ही नहीं दिख रहे हो। नहीं गुरुजी, मेरा जिम है, मैं सुबह 4:30 उठ जाता हूँ। हाँ तो सुबह सूर्योदय के समय थोड़ा ऊपर टहला करो भाई, सनलाइट में रहा करो, रोज आधा घंटा बॉडी को सनलाइट में दो, फिर कभी कोई दर्द नहीं होगा। मॉर्निंग टाइम में होना चाहिए ये, वो जोन जब मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हो उस समय होना चाहिए। चलो अभी कहाँ दुख रहा है? अभी पीठ में बहुत दर्द है, घुटनों में है और ये कोहनी में। हाँ सब गया। देखो बैठो, आराम से बैठो, उठो, वापस बैठो। ऐसे बैठ के आदत नहीं है लगता है तुमको, वापस उठो, बैठ जाओ। हाँ, न पीठ में होगी, न पेट में होगी, न घुटने में होगी, न हाथ में होगी, न दुनिया में कहीं होगी मेरे भाई। पीठ में देखो है क्या? नहीं है। नहीं है? कोहनी में है? ये तो एक्सरसाइज लगाता हूँ तब होता है, यहाँ पे तो रेगुलर ही होता रहता है। अब नहीं है? हाँ अभी नहीं, दर्द नहीं। घुटने में है? घुटने में गुरुजी जब वर्कआउट करता हूँ ना तब होता है। अरे वो तो मेहनत का दर्द है भाई, वो तो होना ही चाहिए। अगर मेहनत करो तो ही दर्द नहीं हो तो फिर तो शरीर लोहे का होना चाहिए। अगर चमड़े का है तो मेहनत करोगे तो दर्द होगा। अभी पीठ में दर्द है क्या? नहीं है। गायब हो गया क्या?
घुटने में दर्द है क्या? घुटने में भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन पीठ में गया। अरे कहीं नहीं है, जाओ, तुम्हें पता क्या हो चलना गया? नहीं चलने का क्या है। तुम्हारा बाप आया हुआ है बठिंडा में। पिछले साल नहीं मैं थी, मेरी नो बीमार हो गई सी। तुम्हारे लिए अभी जवाब नहीं आ रहा है, बैठ जाओ। हाँ 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 भेजना, बाद में बात कर। हाँ बुलवाओ, सब आ जाओ, जितने आना है, मैं निकल जाऊं। नहीं, अभी बीमारी वाले को मत छोड़ बेटा, माइक ले ले तो थोड़ी देर बैठा हो। इन सबको सभी बैठ जाइए। बैठिए। कृष्णगिरी है तमिलनाडु में, वहां आना सब लोग। तमिलनाडु में कृष्णगिरी गांव है, वहां आना भाई, उधर मिलेगा सब इलाज। बेटा तेरा नाम क्या है? हेलो। नहीं, पहले तो तेरे से बात कर लिया, फिर देखा ये तो किंग है, मैं क्या किंग से बात कर रहा हूं मैं तो। हमारे बीच में डीजीपी साहिब पधारे हुए हैं, जितेंद्र जी जैन। हम आप श्री का हृदय की गहराइयों से ये छोटा बेटा है क्या? ये बड़ा वाला है? बहुत बड़ा बेटा तेरा नाम। आशीर्वाद। एक बार डीजीपी साहिब का जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन और स्वागत करें। हमारे बीच में जितेंद्र जी जैन विराजमान है। उनको एक शाल माला से सम्मान करना रे। अरे 1000 बार करें, हमारा पुण्य है। चलो अभी कोई बात नहीं करोगे, 2 मिनट बैठिए। आप क्या करते हो? होटल बिजनेस है जी, होटल बिजनेस। बैठिए। थैंक यू। तालियां बजाइएगा। चलो अभी 5:36 हुई। यहाँ पर कृष्णगिरी पार्श्वपद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम से आके हम करीब 11 दिन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। ये कार्यक्रम पूरा हमारे ट्रस्ट धाम की तरफ से हो रहा है। और आपको बता दूं कि कृष्णगिरी तीर्थ तमिलनाडु में बेंगलुरु से 90 किलोमीटर और चेन्नई से 265 किलोमीटर दूर में बना है।